एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस इम्पोर्टेंट सीरीज में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने 3000 एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट किया है और हम डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं पेडागोजी के, साइकोलॉजी के। और इस सीरीज में आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ डिस्कस करेंगे टॉप 40 एमसीक्यूज, ऐसे क्वेश्चन जो हर बार बार रिपीट होते हैं। तो बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और जरूर पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा। आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी पूछा जाता है, जहां भी आपका साइकोलॉजी पोर्शन पूछा जाता है, आप सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इतनी वीडियो को। और नोट्स एंड पीडीएफ्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप जरूर चेकआउट करिएगा। ओके, सो फाइनली शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को, ज्यादा देर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पे करेक्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। फर्स्ट है कि बोथ आर नेचुरल, दोनों प्राकृतिक हैं। Growth is natural while development needs external intervention. If growth is satisfactory, development follows. या फिर both the processes go together without any external intervention. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ना। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। दोनों जो प्रक्रियाएं हैं वो प्राकृतिक है। आपको पता है वृद्धि भी प्राकृतिक है और विकास भी कहीं ना कहीं प्राकृतिक है, जहां पे हमारी जो मात्रात्मक और जो हमारा गुणात्मक चेंज है वो आता है, और वृद्धि में केवल और केवल हमारा मात्रात्मक परिवर्तन आता है। दोनों ही प्राकृतिक है। ठीक है, ये गलत हो गया कि विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है केवल, ये बात गलत है। विकास में बाह्य आंतरिक दोनों की आवश्यकता होती है। मैच्योरिटी भी काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास हो जाता है, ये बात गलत है। देखो, इसका मतलब सी वाले ऑप्शन का ये है कि ये कह रहा है कि ग्रोथ अगर सेटिस्फैक्टरी है तो डेवलपमेंट होता है, ऐसा गलत है। हो सकता है कि किसी बच्चे का ग्रोथ कम हुआ हो लेकिन उसका विकास बहुत अच्छा हुआ हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में एक डिफरेंस है कि मान लीजिए अगर एक ये बच्चा है, अगर मान लीजिए कि इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, मान लो कि इसकी हाइट नहीं बढ़ी, इसका वेट कम रह गया, या इसका आकार जितना बढ़ना था उतना नहीं बढ़ा, फिर भी हो सकता है कि ये बच्चा शारीरिक रूप से विकसित अच्छे से हो सकता है सामाजिक विकास इसका बहुत अच्छा हो। तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि ग्रोथ होगी तो ही डेवलपमेंट होगा, बिना ग्रोथ के भी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ये भी गलत है कि दोनों में हमें बाह्य हस्तक्षेप की जरूरत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बताना है, मैचिंग करनी है आपको। ठीक है, अब आपको ध्यान से ये देखना है किसका क्या आएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बोला गया है मानववाद मनोविज्ञान, तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी किसने दी थी? तो यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक की जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। मैस्लो की आपको पता है नीड हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। कार्ल रोजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और व्यवहारवाद में जेबी वॉटसन है व्यवहारवाद के जनक। ठीक है, और स्किनर की थ्योरी भी आप जानते ही हैं, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। कार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म के जो प्रवर्तक थे वो थे विलियम जेम्स कौन है? जनक है किसके? फंक्शनलिज्म के। और जॉन डीवी भी जो है फंक्शनलिज्म से रिलेटेड थे। संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म, इसमें आएंगे टिचनर और वुंड। ठीक है, विलियम वुंड को माना जाता है जनक स्ट्रक्चरलिज्म का, जिन्होंने लिप्जिंग जर्मनी में पहली लेबोरेटरी विलियम वुंड ने स्थापित की। तो यहाँ पर जो राइट सीक्वेंस होगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का हमारा ए हो जाएगा, सेकंड का डी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का ए हो जाएगा और फोर्थ का सी हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये चारों जो ऑप्शन है इसमें सबके नियम आपको याद होना चाहिए, कौन किससे संबंधित है, क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा, हु डेवलप इंक ब्लॉट टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी? व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया? मुर्रे,
रॉर्शा, गाल्टन या मैरोनम। तो यहाँ पर इंक ब्लॉट टेस्ट जो था पर्सनालिटी का, ये कैसा था, एक प्रक्षेपण या जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टिव, ठीक है, प्रक्षेपण परीक्षण था ये, प्रक्षेपी जिसे कहते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट था जो कि हरमन रोर्शा ने दिया था, ठीक है। रोर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं इसको हम। हरमन रोर्शा ने इसको डेवलप किया था। और आपको ये याद रखना है कि हरमन रोर्शा ने इसको कब डेवलप किया था, ठीक है। तो इसको 1921 में हरमन रोर्शा ने डेवलप किया। और इसमें जो कार्ड की संख्या है वो आपको याद रखनी है, 10 कार्ड थे टोटल। कितने कार्ड थे इसमें, 10 कार्ड थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान क्या है। कंडीशनिंग, जब हम बात करते हैं कंडीशनिंग की, तो पहला स्टेप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा, पहले स्टेप में हमें स्टिमुलस की जरूरत होती है। स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपक, जिसे उत्तेजना या उद्दीपक कहते हैं, जो कि हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज है जो आपको इफेक्ट कर रही है, वो कोई भी चीज उद्दीपक होती है। तो उद्दीपक का होना जरूरी है। सबसे पहले उद्दीपक प्रस्तुत किया गया डॉग के सामने, उसके बाद ही डॉग ने लार बहने की क्रिया को किया, यानी कि स्टिमुलस सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, डिफरेंशिएशन, जनरलाइजेशन, ये अलग चीजें हैं, ठीक है। तो उद्दीपक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट प्रोसेस है, कंडीशनिंग है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी है। ये जो एडजस्टमेंट की परिभाषा है ये किसने दिया, तो इसमें राइट आंसर होगा विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न वही है जिन्होंने 1912 में आईक्यू का कंसेप्ट दिया, ठीक है। आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया, विलियम स्टर्न ने। और यही कहते हैं कि भाई नवीन नई जो सिचुएशन है उसमें आप अपने आप को जैसे एडजस्ट करते हो उसी को बुद्धि कहा गया, विलियम स्टर्न ने इसको कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 आता है, संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें क्या शामिल नहीं है। कॉग्निशन में क्या शामिल नहीं होता, सोचना, समझना, शेखी बखारना या समस्या समाधान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोस्टिंग नहीं होता है। समस्या समाधान में कभी भी बोस्टिंग नहीं करते। देखो बोस्टिंग का मतलब होता है ना कि टू टॉक टू मच अबाउट योरसेल्फ एंड टू मच अबाउट समथिंग। आप गर्व कर रहे हैं किसी चीज पे बहुत ज्यादा, तो उसको कहते हैं बोस्टिंग। तो ये कॉग्निशन का एक पार्ट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट दैट इज मेड बाय, किसने बनाया था थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, वो आपको बताना है। हेनरी मुर्रे ने, टीसी मॉर्गन ने, हेनरी मुर्रे और मॉर्गन दोनों ने, या फिर ऑलपोर्ट ने। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट जो है ये किसने डेवलप किया था, हेनरी मुर्रे और टीसी मॉर्गन दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है। याद रखना 1930 में इन्होंने इस टेस्ट को बनाया। और ये भी पर्सनालिटी का टेस्ट है, ठीक है, जिसे हम चित्र पूर्ति परीक्षण भी कहते हैं। और इसमें जो कुल कार्ड थे वो कितने थे, 30, ठीक है। टेट में कितने कार्ड थे, कुल 30 कार्ड थे। ओके, तो ये हेनरी मुर्रे हैं और जो मॉर्गन है उन्होंने इसमें इसका निर्माण किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, विच फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। आपको बताना है आईक्यू मापने का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, मेंटल एज, हमारी मानसिक आयु, वास्तविक आयु और 100। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। और आईक्यू का जो क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट पूछता है तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, विलियम स्टर्न ने दिया, ठीक है। और अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए किसने दिया, तो फॉर्मूला याद रखना है टर्मन ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, यानी कि क्लियरली जो लर्निंग को डेफिनेशन दे, वो कौन सा होगा। पहला है कि लर्निंग इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, लर्निंग इज कॉन्टिन्यूस, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर या ऑल। तो अधिगम क्या है, अधिगम ये सभी चीजें हो सकती है। अधिगम आपको पता है कि हमारे व्यवहार में जो एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है उसको हम लर्निंग कह सकते हैं। तो लर्निंग एक प्रोसेस भी है जो कि कॉन्टिन्यूस होता है, व्यवहार में परिवर्तन है और ये परिणाम भी होता है, यानी जो भी चीज आपने सीखी वो भी हमारी एक लर्निंग होती है जो प्रोडक्ट है। तो डी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 है, पर्सनालिटी की डेफिनेशन आपको बतानी है कि किसने दी है। क्या कहा गया कि पर्सनालिटी एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है उसमें बदलाव आता है। ठीक है, पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं हम चेंज लाते रहते हैं, चेंज आता रहता है समय के साथ, और ये जो है यूनिक एडजस्टमेंट दिखाता है वातावरण के साथ। ठीक है, तो ये किसने परिभाषा दी है, ये दी है ऑलपोर्ट ने। सबसे फेमस डेफिनेशन है ये पर्सनालिटी की, और ये ऑलपोर्ट ने दी। ठीक है, ऑलपोर्ट जो है जिनका ट्रेट थ्योरी जिन्होंने दी थी। ठीक है, ट्रेट जो थ्योरी है उससे रिलेटेड है ऑलपोर्ट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब प्रेरणा व्यक्ति के बाहरी उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है तो उसे क्या कहते हैं। अगर बाहरी उद्देश्य से रिलेटेड है तो उसे हम कहते हैं क्या, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, अगर आपके अंदर कोई भी चीज करना है आपको और वो उद्देश्य आपको बाहर से मिल रहा है, कोई ऐसा मोटिवेशन जो आपको एक्सटर्नल मिल रहा है, या मान लीजिए कुछ आपको अचीव करना है, सोसाइटी में अच्छा बनना है, या कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, तो वो एक एक्सट्रिंसिक टाइप का मोटिवेशन है। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई थिंक इसमें डाउट नहीं होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है, सोशल लर्निंग थियरी ऑफ मोटिवेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय। जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत था अभिप्रेरणा का, वो किसने दिया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंडुरा का सोशल लर्निंग थियरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है हर एग्जाम में कि किसने दी सोशल लर्निंग थियरी जो मोटिवेशन की थी। ठीक है, तो याद रखना। इसमें एक और नाम आया है मैस्लो का। मैस्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्लो ने क्या दिया था, मैस्लो ने दिया था हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, अब आवश्यकता का जो एक पदानुक्रमिक सिद्धांत था वो दिया था 1943 में। इनकी एक बुक आई थी, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये इनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने कुछ क्या बताया था, हायरार्की ऑफ नीड्स बताया था। ठीक है, 5 प्रकार की, जैसे पहले में हमारा क्या आ जाता है, फिजियोलॉजिकल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, हमारी सुरक्षा आवश्यकता, उसके बाद हमारी सेफ्टी नीड्स के बाद लव और बिलोंगिंगनेस की नीड होती है, उसके बाद सेल्फ एस्टीम की नीड होती है, उसके बाद हमारी सेल्फ लव बिलोंगिंगनेस, लव एंड बिलोंगिंगनेस के बाद सेल्फ एस्टीम, और फिर हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। तो इन्होंने 5 जो क्या दिया था, हायरार्की दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, निम्न में से कौन सा स्थानिक बुद्धि से संबंधित है, यानी जो स्पेशल इंटेलिजेंस है उससे रिलेटेड क्या होगा। वर्बल परसुएशन, असेंबलिंग अ कॉम्प्लेक्स अप्लायंस, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, या फिर सेंसिंग व्हेन टू बी टैक्टफुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो किसने दिया था, गार्डनर ने 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में। उसमें स्पेशल इंटेलिजेंस जो है वो क्या करता है, तो देखो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, जो स्पेशल इंटेलिजेंस है वो किसके अंदर होती है, कोई मूर्तिकार हो सकता है। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन बनता है कि किन लोगों में पाई जाती है, मूर्तिकार है, चित्रकार है, ठीक है, कोई आर्किटेक्ट है, या इंजीनियर है। ठीक है, ऐसे लोग जो विजुअली बहुत ज्यादा ग्राफ, पिक्चर, मॉडल, इन चीजों से जो बहुत ज्यादा लोग होते हैं, जो उपकरणों से जो लोग वो करते हैं, तो उनके अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन कहता है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का आधार क्या है। तो इसमें आधार आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किस पर बेस्ड था, तो ये था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पे, जो कि किसने दिया था, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा सेल्फ पेस से सीखता है। ठीक है, सेल्फ पेस से सीखता है, अपने आप से स्मॉल स्टेप्स में वो कोई भी चीज को सीखता है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे बच्चे का होता है, रीइंफोर्समेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, और सेल्फ इवैल्यूएशन यहाँ पे बच्चे कर पाते हैं कंप्यूटर के बेसिस पे, और जो भी टेक्नोलॉजी है उसके आधार पे बच्चा सीखता है। तो ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है जो स्किनर की थ्योरी की पे आधारित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 15 है, लर्निंग क्या है। लर्निंग कांस्टेंट और स्टैटिक प्रोसेस है, डायनामिक है, एजुकेशनल है, या
फ्लक्चुएटिंग प्रोसेस है। तो लर्निंग क्या है, हमारे सीखना क्या है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो रहा है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन आवर बिहेवियर। तो यानी कि ये क्या है, ये स्थिर तो नहीं होगी, ठीक है। लर्निंग ऐसा नहीं है कि स्थिर हो जाती है। लर्निंग क्या है, एक गत्यात्मक है, डायनामिक है, ठीक है, डायनामिक प्रोसेस है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें हम बदलाव भी कहीं ना कहीं लाते हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिकल ट्विन्स आर। आपको पता है ना आइडेंटिकल ट्विन्स कैसे होते हैं, कभी भी समान लिंग के नहीं होते हैं, समान लिंग के होते हैं, हमेशा समान लिंग के होते हैं, या गुणसूत्रों पर निर्भर करता है कि वो कैसे होंगे। तो चार ऑप्शन है, फटाफट से इसको पढ़ना। देखो आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं इन्हें हम एक नाम और कहते हैं मोनोजाइगोटिक, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी इनको हम कहते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का मतलब है कि जो एक ही अंडे से फर्टिलाइज्ड हो, जैसे मान लो ये ओवम, ये अंडा है और ये स्पर्म है, इससे जो है एक ही अंडे से जब दो बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, एक ही एग से फर्टिलाइज्ड होते हैं ये, और ये जो है इनका जो सेक्स होता है वो ऑलवेज सेम होता है, ठीक है, इनका सेक्स क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। अगर बॉय है तो दोनों ही बॉय होंगे, और अगर गर्ल है तो दोनों गर्ल होंगी। तो ये आइडेंटिकल ट्विन जो है ये ऑलवेज सेम सेक्स के होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। एक और आता है क्वेश्चन जिसे कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स, ठीक है, तो ये भी डिस्कस कर लेती हूँ। फ्रेटर्नल ट्विन्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डायजाइगोटिक। डायजाइगोटिक ये क्या होते हैं, ये अलग अलग एग से फर्टिलाइज होते हैं, मतलब एक ही समय में ये दो अंडों से ये होते हैं फर्टिलाइज, और इनका जो सेक्स होता है वो डिफरेंट होता है। बॉय गर्ल हो सकते हैं, ठीक है, बॉय बॉय हो सकते हैं, मतलब कुछ भी इनका सेक्स हो सकता है, लेकिन जो हमारे जो आइडेंटिकल है वो हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके सो ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर है 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आंकलन करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आप अगर आपके क्लास में अगर स्पेशल नीड बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे, वहां कंपैरिजन करेंगे दूसरे बच्चों से, तो ये तो गलत हो गया। तुलना तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, उन्हें डिफेम नहीं करेंगे, ना ही उन्हें हम कैटेगराइज कर देंगे, लेबल कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे उनकी लर्निंग पे, ना कि उनके अंकों पे। आप सीखने की प्रक्रिया पे फोकस करेंगे कि वो कैसे सीखते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 18 है टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूड। अगर आप टीचिंग लर्निंग और आकलन के तरीके तकनीक देखें तो आप किन तकनीकों को यहाँ शामिल करेंगे। विचारों की खोज बिल्कुल अच्छा है, दैनिक जीवन के अनुभवों को बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा है, वर्तमान समझ का आकलन करने के लिए वर्कशीट बनाना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ही चीजें हम कर सकते हैं, तीनों ही चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज के अंदर आएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 19 क्वेश्चन देखेंगे। 19 क्वेश्चन है असेसमेंट एज लर्निंग हेल्प्स इन। असेसमेंट एज लर्निंग जो है वो किस में सहायता करता है, तो देख लो फटाफट से ऑप्शन। एज लर्निंग क्या है, जब जो बच्चे हैं वो खुद का इवैल्यूएशन आपस में कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या जाता है एज लर्निंग की, जब हम बात करते हैं पीयर लर्निंग यहाँ पे आ जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आपस में एक दूसरे का इवैल्यूएट, एक दूसरे को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। बच्चे अपना मूल्यांकन यहाँ खुद से कर रहे हैं, स्वयं मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये हेल्प करता है क्या, यहाँ पे तुलना नहीं होगा, ठीक है, शिक्षक का कोई यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के बीच सीखने के लिए सीखने के कौशल, यानी बच्चों के अंदर एक स्किल का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आता है। कौन सी, आपको पता नहीं कौन से टाइप की ऐसी रीजनिंग है जहां एक पर्सन स्पेसिफिक कंक्लूजन से जो है स्पेसिफिक कंक्लूजन पे जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड फैक्ट, ठीक है, यानी कि पहले से ज्ञात नियमों और तथ्यों के आधार पर अगर आप एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं तो ये कौन सी रीजनिंग होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर आप कैसे जा रहे हैं, आपको पहले से फैक्ट पता है, आपको पहले से रूल पता है, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है, निगमनात्मक तरीके की ये सोच है, जहां पर आप रूल से कहां जा रहे हैं, एग्जाम्पल जा रहे हैं, आप जहां पे जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल टू रूल जाते, या अगर हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते, या हम यहाँ पर एक प्रकार से एनालाइज से जाते सिंथेसिस, तो ये आगमन होता।
तो यहाँ 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 21 क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन की 4 अवस्थाएं बताने हैं। आपको पता है 4 जो अवस्थाओं का क्रम होता है एक क्रिएटिविटी के प्रोसेस में, वो क्या होता है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी के फादर है टॉरेंस, नाम याद रखना है। क्रिएटिविटी के फादर ऑफ क्रिएटिविटी के अगर पूछा जाता है तो टॉरेंस का नाम याद रखना, टॉरेंस। ठीक है, और 4 जो स्टेजेस है वो किसने दिया, ग्राहम वॉल्स ने, GRAHAMWALLAS, याद रख लो, एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन याद रख सकते हैं। 1925 में इन्होंने ये दिया था। ठीक है, अपनी बुक में द आर्ट ऑफ थॉट, एक बुक था, इनकी बुक का नाम था द आर्ट ऑफ थॉट, उसमें दिया था। ठीक है, ज्यादा अंदर नहीं जाना है आपको जस्ट इनके स्टेजेस जो है इनका क्रम याद रखना है। ठीक है, तो क्रम जो है इसका राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। ओके, सबसे पहले प्रिपरेशन स्टेज होता है। सबसे पहले कुछ भी है तो आप प्रिपेयर करोगे, आप अपने आप देखोगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद इंक्यूबेशन स्टेज आता है। इंक्यूबेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई चीज सोच रहे हो, तो आप पहले सोचोगे कि आपको क्या करना है, वो आपका प्रिपरेशन है। फिर आप उसमें आप अपना विचार लगाओगे, आप सोचोगे ना कि इस काम को आप कैसे कंप्लीट करोगे, तो वो इंक्यूबेशन है। इल्यूमिनेशन क्या होता है, जब आपको सडन कोई आइडिया आ जाए, जैसे आहा मूवमेंट का आ गया, वो यूरेका सुना होगा आपने, गेस्टाल्ट में आहा मूवमेंट, वो उसको इल्यूमिनेशन स्टेज में हम यूज करते हैं। मतलब अचानक से आपको कोई आइडिया आ जाता है, उसके बाद आप जो आपको आइडिया आया है आप उसको क्या करते हो, वेरीफाई करते हो, आप उसको करके देखते हो। तो क्रिएटिविटी यही है कि जब आप कुछ नया कर रहे हैं, तो ये 4 प्रोसेस क्रिएटिविटी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनके जो सीक्वेंस है वो आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। 22 क्वेश्चन कहता है कि किस क्षेत्र में अधिगम का जो हस्तांतरण है वो अधिकतम होगा। मतलब जब हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, लर्निंग का ट्रांसफर हो जाए, जैसे कि कौन कौन से है लर्निंग का, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है, जो कि हमारे पॉजिटिव के अंदर ही आ जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होगा, ये मेमोराइजेशन तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, परसेप्शन भी नहीं होगा। अब बचे 2 ऑप्शन, तो सबसे ज्यादा हमारा तब होगा जब हम सामान्यीकरण करेंगे। ठीक है, सामान्यीकरण का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे मान लो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, मतलब आपने कोई चीज सीखी। ठीक है, मान लो आपने कार चलानी सीखी यहाँ पे, या मान लो कि आपने कोई साइकिल चलाना सीखी। ठीक है, आपने साइकिल चलाना सीखा, अब आपने जो स्किल साइकिल चलाने में सीखी थी उसको आप बाइक में यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, पुराने सीखे हुए और नए सीखे हुए में क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। आप सामान्यीकरण कर लेते हैं उस चीज को, तब हम ज्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। सामान्यीकरण करना इंपॉर्टेंट होता है, यानी एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान आप दूसरी परिस्थिति में लागू कर रहे हैं, उसे हम जनरलाइज कहेंगे। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 क्वेश्चन देखेंगे, उपलब्धि की आवश्यकता किसके अंदर आएगा, उपलब्धि की आवश्यकता यानी नीड फॉर अचीवमेंट। तो ये जो है रिलेटेड किससे है, ये थ्योरी है, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो किसने दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना। ठीक है, नीड थियरी ऑफ मोटिवेशन दिया था किसने, डेविड मैक्लीलैंड ने। ठीक है, बस बेसिक नाम याद रखना है, कौन थे, डेविड मैक्लीलैंड। ठीक है, इन्होंने दिया था, 3 टाइप दिया था, नीड फॉर अचीवमेंट, एक दिया था नीड फॉर पावर, और नीड फॉर, लास्ट वाला क्या दिया था, एफिलिएशन। ठीक है, एफिलिएशन। तो यहाँ पर अचीवमेंट जो नीड है वो रिलेटेड किससे है, हमारे एक्वायर्ड मोटिव। ठीक है, हम इसको प्राप्त करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि इनबॉर्न है, आप जन्म से अचीवमेंट की आवश्यकता लेके नहीं आते हो। हम एनवायरमेंट में ये चीज सीखते हैं कि भाई हमको एक नाम कमाना है, हमें एक नाम चाहिए, एक वो चाहिए। ठीक है, तो अचीवमेंट की जो आवश्यकता है ये एक अर्जित है ना, हम इसको अर्जित करते हैं। तो सी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 24 कहता है, इन विच टाइप ऑफ लर्निंग प्रोसेस जनरली सब्जेक्टिव इज पैसिव। कौन सी ऐसी लर्निंग प्रोसेस है जहां पर एक जो प्रयोज्य है वो निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव लर्निंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग।
तो देखो यहाँ पे जो ये साधनात्मक है और जो क्रिया प्रसूत है, ये दोनों ही किसने दिया? स्किनर का जो थ्योरी था उसी का नाम है ये। चूहे वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये सेम है, RS थ्योरी इसको हम कह देते हैं। तो यहाँ शास्त्रीय अनुबंधन इसका सही जवाब होगा। शास्त्रीय अनुबंधन में क्या था? जो पावलोव का जो थ्योरी था उसमें जो डॉग है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो डॉग जो था उसके सामने फूड लाया गया, डॉग ने कोई काम नहीं किया, फूड को केवल देखकर उसके मुंह से क्या निकली? लार निकली। तो वो क्या था? पैसिव था, वो बहुत कुछ उछल कूद नहीं कर रहा था, ठीक है, तो वो पैसिव था। लेकिन अगर आप चूहे वाला एक्सपेरिमेंट देखोगे तो रैट पहले उसने बहुत ज्यादा काम किया उस बॉक्स में, गलती से उसका पैर दबा तब जाके उसको फूड बाद में मिला था, ठीक है, फूड उसको बाद में मिला था। यानी कि सक्रिय अनुबंधन जो है, क्रिया प्रसूत जो है, उसमें जो हमारा प्रयोग जो होता है वो सक्रिय होता है, लेकिन शास्त्रीय अनुबंधन में जो भी जिसमें भी एक्सपेरिमेंट किया गया वो कौन था? पैसिव था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 25 क्वेश्चन देखेंगे। लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड के बारे में कौन सा कथन यहाँ सही है? जो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, जिनको कोई ना कोई कठिनाई है लर्निंग रिलेटेड, उनमें क्या प्रॉब्लम है? क्या अटेंशन डिसऑर्डर होता है? तो बिल्कुल होता है। ADHD आपने सुना होगा, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये अवधान रिलेटेड ही होता है, ठीक है। और कई बार पेशीय समन्वय नहीं कर पाते बच्चे, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जैसे कि वो बच्चे लिखने में उनको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें हो सकता है। हस्त निपुणता अच्छी नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो ये सारी चीजें सही है, ठीक है। यहाँ पर हमें सही बताना था, ठीक है। तो अच्छा देखो यहाँ पे बी वाला उच्च कोटि लिखा हुआ है, तो गाइस बी वाला नहीं होगा, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे उच्च कोटि लिखा है, तो उच्च कोटि नहीं होती, ये प्रॉब्लम इनके अंदर होती है। तो ए और जो 3 है, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी राइट, ठीक है, सी वाला राइट होगा। बी वाला राइट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे गुड लिखा है, अगर गुड नहीं होता, बैड होता, तो हम सबके साथ जाते, ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है। पियाजे के अनुसार वस्तुओं के मानसिक निरूपण पर संक्रियाओं को निष्पादित करने की योग्यता विकास की किस अवस्था के अंदर आती है? बहुत आसान है, ध्यान से इसको समझो। यहाँ पर मेंटल रिप्रेजेंटेशन बच्चा करने लग गया, और यहाँ पे कंजर्वेशन उसके अंदर आ गया, केपेबल है वो कंजर्वेशन में, यानी कि ये कंक्रीट ऑपरेशनल की बात कर रहा है, ठीक है, जहां पे बच्चा हाइट, वेट, वॉल्यूम, लेंथ, सीरीज से लगाना वस्तुओं को, इन सब चीजों को उसको नॉलेज हो जाती है। वो बता देता है कि पानी इसमें और इसमें दोनों में पानी बराबर है, वो ये बता देगा। वो ये बता देगा कि ये जो गोलियां है, अगर इसमें 5 है तो इसमें अगर ये दूर रखी है तो इसमें भी 5 है, वो बोलेगा कि दोनों में सेम है। तो ये जो एबिलिटी है इसे कहते हैं कंजर्वेशन की क्षमता। ये चीज कंक्रीट में आ जाता है, जो कि 7 से 12 वर्ष वाली अवस्था होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता है, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो आपको पता होगा गार्डनर ने, इनकी बुक आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 में। इन्होंने बुद्धि का 8, पहले इन्होंने 7 प्रकार बताए, फिर 1998 में इन्होंने 8वां प्रकार जोड़ा, और सन 2000 में जाके इन्होंने बुद्धि का 9th टाइप जोड़ा था। तो ये गार्डनर के साथ हम जाएंगे, ठीक है। बाकी स्पीयरमैन का आपको पता होना चाहिए, स्पीयरमैन की कौन सी थ्योरी है भाई? 2 फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। थर्स्टन का क्या है? PMA है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थर्स्टन ने दिया, जिसे हम कहते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन है। कैटल का क्या है भाई? 16 PF है, कैटल ने दिया। और कैटल का फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस भी था, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया, किसने प्रत्यय प्रस्तुत किया था भाई? कंसेप्ट पूछा गया है, ठीक है, तो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। विलियम स्टर्न विल बी राइट आंसर। 1912 में बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट दिया विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। प्राक संप्रयात्मक और अंतरदर्शी अवधि किससे रिलेटेड है? प्री कंसेप्चुअल या प्री कंसेप्शनल पीरियड और इंटुएटिव पीरियड, जो कि कौन सी होती है? 4 से 7 वर्ष होती है, और ये क्या होती है? 2 से 4 वर्ष होती है। ये आता है किसमें? हमारे इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये आता है हमारा प्री ऑपरेशनल में, ठीक है।
प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये दोनों आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताना है कि कौन सा फैक्टर पर्सनालिटी को बहुत इफेक्ट करता है, कौन सा फैक्टर पर्सनालिटी को इफेक्ट करता है। ठीक है, फिजिकल और हेरिडिटी बिल्कुल करता है पर्सनालिटी को। हमारी आई का कलर, हमारे हेयर का कलर क्या होगा, हमारी बुद्धि क्या होगी, ये सब हेरिडिटी डिसाइड करता है। तो हेरिडिटी बिल्कुल होगा। उसके बाद एनवायरमेंटल भी होगा। तो फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल होने वाला है, तो यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पे कट कर दो। ठीक है, अब फर्स्ट, थर्ड और सेकंड होगा या 4 होगा, इन दोनों में से आपको देखना है कि सेकंड वाला होगा या 4 वाला होगा। तो एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा। ठीक है, हमारा साइकोलॉजिकल बिल्कुल होता है, मनोवैज्ञानिक जो कारक हमारे होते हैं। तो यहाँ पे होगा फर्स्ट, हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन है, MLL क्या है। MLL अप्रोच, जिसे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर कहा जाता है। एनपी की जो 1986 पॉलिसी थी उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसका मतलब क्या है कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी क्लास में है, कम से कम मिनिमम लेवल तक उसको लर्निंग हो। ठीक है, एक न्यूनतम स्तर निर्धारित किया गया कि भाई इतने स्तर तक तो बच्चा सीखेगा ही सीखेगा। ठीक है, तो यहाँ ए इसका राइट आंसर इस प्रश्न का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि और विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, जो कि नहीं है प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो इंडिविजुअल डिफरेंस बिल्कुल है, आप अलग है, मैं अलग हूं, हमारी वृद्धि, हम आपकी वृद्धि अलग हुई, मेरी वृद्धि, मेरा विकास अलग हुआ, तो इंडिविजुअल डिफरेंस बिल्कुल होता है। सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं बोला गया। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी होती है, एक निरंतर है, निरंतरता का सिद्धांत है। पैटर्न से होता है विकास। सेफेलोकॉर्डल, सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिर से पैर की ओर आपका सेफेलोकॉर्डल है, और आपका इनर टू आउटर आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल है। तो एक पैटर्न में होता है। ठीक है, विकास सभी का एक पैटर्न में होता है। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ पेस का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। आपको बता रहे कंसेप्शन टू बर्थ जो पीरियड है उसे हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, प्रसव पूर्व अवस्था होती है। और विकास जो है कहाँ से आरंभ होता है, विकास प्रसव पूर्व से आरंभ होता है। गर्भाधान से विकास शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि विकास कब से शुरू होता है, तो गर्भाधान से ही, कंसेप्शन से ही विकास स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपका लेटर चाइल्डहुड की अवधि याद रखनी है 6 से 12 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड को हम गैंग एज कहते हैं। गैंग एज ट्रबल्सम पीरियड है, समस्यात्मक अवस्था इसको कहते हैं। एलिमेंट्री स्टेज इसको हम कहते हैं, बच्चा स्कूल जाता है। सोशली बच्चा यहाँ परिपक्व, मैच्योर होता है यहाँ पे बहुत। ठीक है, बचपन अवस्था यानी इन्फेंसी आपका 0 से 2 हो जाएगा। और पूर्व किशोर अवस्था जो है हमारा 10 से 12 हो जाएगा। लड़कियों का थोड़ा अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। तो ए इसका राइट आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, TAT में कितने कार्ड हैं। अब जो TAT है, जिसे हम कहते हैं थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, इसमें कितने कार्ड हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा 32 क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा गाइस, अभी मैंने डिस्कस किया था 30 कार्ड होते हैं टैट में। किसने दिया ये, मॉर्गन एंड मुर्रे। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पहले क्वेश्चन आया था 1930 में। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट दिया मॉर्गन और मुर्रे, दोनों ने मिलके, दोनों का नाम आता है। 30 कार्ड में क्या क्या थे, देखो 30 कार्ड में आपका 10 कार्ड था मेल, 10 कार्ड फीमेल, और 10 जो कार्ड था वो बोथ, दोनों के थे। ठीक है, और इसमें एक चित्र वगैरह, चित्र को दिखा करके कहानी का निर्माण कराया जाता था। तो ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है। किसका, प्रोजेक्टिव टेस्ट है ये पर्सनालिटी का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 33 है, डिस्फेजिया क्या है। डिस्फेजिया बताना है, डिस्फेजिया। ठीक है, इनएबिलिटी टू राइट, रीड, कैलकुलेट या एबनॉर्मेलिटी इन लैंग्वेज। तो डिस्फेजिया पूछा गया है। तो ये हमारा आपको पता है डिसलेक्सिया लेखन है, डिसग्राफिया होगा। ठीक है, ग्राफिया पठन में है तो डिसलेक्सिया हो गया, गणित में है तो कैलकुलिया हो गया, डिसकैलकुलिया, और डी क्या बचा हमारा, लैंग्वेज एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है, यहां पे आपसे डिस्फेजिया पूछा गया है। अगर हमसे पूछा गया कि अफेजिया क्या है, एक क्वेश्चन आता है अफेजिया और एक क्वेश्चन होता है डिस्फेजिया, ये दोनों अलग है या सेम है। तो देखो ये दोनों ना सेम ही है।
दोनों ही लैंग्वेज से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपका ड वाला आ गया, डी लगा हुआ आ गया, डी का मतलब है डिस्फेजिया का मतलब है कि आंशिक समस्या, ठीक है। जब आंशिक रूप से हो तो आंशिक रूप से डिसेबिलिटी है तो डिस्फेजिया, और अफेजिया का मतलब है कि टोटल लॉस होना, टोटल किसी चीज का लॉस हो जाना, कंप्लीट लॉस, वो हमारा अफेजिया होता है, ठीक है। दोनों सेम है लेकिन फर्क सिर्फ यही है आंशिक और पूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया और कुछ समय बाद सोचने के बाद अचानक से उसे युक्ति सूझी और समस्या उसकी हल हो गई, तो इस प्रकार के अधिगम को आप क्या कहेंगे? कौन सा अधिगम है भाई? अचानक की बात हुई, सॉल्यूशन जो है वो सडन हुआ, ठीक है। तो सडन आहा मूवमेंट हो गया, ठीक है। सडन एक जो है समाधान उसका निकला उसकी समस्या का, तो ये क्या है? इंसाइट है, ठीक है। इंसाइट, सूझ द्वारा अधिगम या गेस्टाल्टवाद वाला अधिगम जो है, ठीक है, गेस्टाल्ट है। जो कोहलर ने सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने दिया, तो उससे रिलेटेड ये होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया? आयु से संबंधित किसने बताया था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को? तो ये बताया था जीन पियाजे ने, जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे ने एज रिलेटेड बोला और इन्होंने अपनी 4 अवस्थाएं दी थी, सबको पता है कौन कौन सी है, सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंप्लीट ऑपरेशनल और फॉर्मल, ठीक है। बाकी ब्रूनर जो है इन्होंने भी लर्निंग में बहुत काम किया, 3 इन्होंने लर्निंग के प्रकार जो बताए, ठीक है। आपका आइकॉनिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक, आपका मोड ऑफ लर्निंग। ऑसुवेल ने क्या दिया? मीनिंगफुल लर्निंग दिया। इन्होंने सीखने के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार, सीखने के 4 टाइप्स बताए डेविड ऑसुवेल ने। इन्होंने मीनिंगफुल लर्निंग का सिद्धांत दिया, अर्थपूर्ण सीखना, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग अगर पूछेगा किसने दिया तो ऑसुवेल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम आपको बताना है। करिकुलम का मतलब क्या होता है? तो करिकुलम का मतलब क्या है? सीधा राइट आंसर पे चलते हैं। और करिकुलम का मतलब है कि जो भी एक्सपीरियंसेस एक विद्यालय में बच्चा प्राप्त कर रहा है वो सब कुछ करिकुलम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट, सिलेबस, क्लास एक्सपीरियंस, स्पोर्ट्स, गेम्स, ये सब मिला के ऑल द एक्सपीरियंसेस जो है वो करिकुलम के अंदर आते हैं। तो संपूर्ण जो अनुभव है वो हमारे करिकुलम में आता है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? अच्छा, ये शायद हमने क्वेश्चन कर लिया तो इसका हमने देख लिया था, क्या होगा भाई? बोथ आर नेचुरल, ठीक है। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग आपको बताना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर ये बिल्कुल होता है। आप जो बच्चे को मालूम है आप वहां से स्टार्ट करते हो और जो बच्चे को नहीं पता वो पढ़ाते हैं। फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भी ठीक है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हमें जाना चाहिए। हमें इजी टू डिफिकल्ट सिखाना चाहिए और हमें होल टू पार्ट सिखाना चाहिए। ये बिल्कुल एक अच्छा तरीका है। तो सारे ही जो है मैगजीन्स ऑफ टीचिंग के अंदर आते हैं, जो हमारे शिक्षण के सूत्र होते हैं उसके अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ओके, सो गाइस, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अपने मार्क्स आप हो सके तो जरूर बताइएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन, आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप मुझे जरूर बताना। एंड टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, इसी तरह के और सेशंस में लेके आऊंगी। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, तो चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की सीरीज के लिए। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।